हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 7 की, जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। ये आपका सेकंड बुक से रहने वाला है। फर्स्ट बुक में भी आपका ये चैप्टर है परिवहन और संचार, ये हम कवर कर चुके हैं। जो इस बुक में आप पढ़ने वाले हो परिवहन और संचार के अंदर, वो आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे। भाई इंडिया के अंदर परिवहन कैसा है, संचार कैसा है, तो ये आपको पढ़ना है। और वन शॉट में हम कवर कर रहे होंगे इस चैप्टर को, और काफी ईजी वे में समझ रहे होंगे। ठीक है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th एसपी ग्रुप। आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यूजर नेम आपके सामने है। अगर सिलेबस की बात करूँ तो सेकंड बुक से आपके चैप्टर्स हैं, जिसमें हम 6 चैप्टर तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे परिवहन और संचार। ठीक है भाई। तो चैप्टर का नाम है परिवहन तथा संचार। पता है आपको? तो परिवहन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट बुक में देखा होगा तो भी पता होगा आपको, फिर भी देख लेते हैं। तो परिवहन का मतलब होता है कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। किसको? व्यक्तियों को और वस्तुओं को। है ना भाई, व्यक्तियों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा रहे हो। तो ये वाली जो सर्विस है, यानी जो सुविधा है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे चले। अब जो परिवहन करने के भी तरीके होते हैं, अब वो इंसान के ऊपर है और पर्पस के ऊपर है, भाई किस पर्पस से वो परिवहन करना चाह रहा है। ठीक है, ये यात्रा करना चाह रहा है, व्यापार करना चाह रहा है। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं परिवहन करने के। तो इसी आधार पर हम तीन बांट सकते हैं: एक स्थल परिवहन, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। है ना भाई। स्थल परिवहन जो होता है एक आम व्यक्ति ज्यादा यूज कर रहा होता है। जल परिवहन जो होता है अधिकतर व्यापार वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है। वायु परिवहन भी व्यापार के लिए यूज हो रहा होता है, लेकिन इसको भी लोग आम जिंदगी में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ये खर्चीला बहुत होता है। क्या होता है? खर्चीला बहुत होता है। तो जो रिच क्लास होती है वही जो है वायु परिवहन को अफोर्ड कर पाती है। तो ये तीन साधन मैंने बता दिए आपको परिवहन के। आगे चले। अब स्थल परिवहन को मैं तीन हिस्सों में रखता हूँ, या हम रख सकते हैं: एक सड़क परिवहन, एक रेलवे परिवहन और एक पाइपलाइन। ठीक है, इन तीनों के बारे में आपने पढ़ रखा है। अब वही चीज आ गई, सड़क का भी अपने आप में महत्व है, रेलवे का भी अपने आप में महत्व है, और पाइपलाइन का भी अपने आप में महत्व रहने वाला है। तो ये जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम समझ रहे होंगे। अब जल परिवहन की बात करूं। ठीक है, तो भाई इसको हम दो भागों में रखते हैं: एक अंतरस्थलीय जलमार्ग और एक सागरीय जलमार्ग, या आप महासागरीय जलमार्ग भी कह सकते हो। ठीक है, महासागरीय जलमार्ग। ठीक है भाई, अंतरस्थलीय जलमार्ग में आप समझ सकते हो देश के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, परिवहन कर रहे हो जल के माध्यम से। और महासागरीय जलमार्ग का मतलब है कि महासागर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, परिवहन कर रहे हो। समझ आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। वायु परिवहन को भी हम दो हिस्सों में रख सकते हैं: एक राष्ट्रीय वायु परिवहन, ठीक है, और ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। समझ रहे हो? तो ये क्या है, आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा सारे परिवहन के साधन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल परिवहन की। ठीक है भाई, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, ध्यान रखना। तो स्थल परिवहन की जब हम बात करें, तो भारत में मार्गों और कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए बहुत पुराने टाइम से ही करा जा रहा है। ये नहीं कि अभी स्टार्ट है, नहीं। म- जो सड़कें हैं उसका यूज प्राचीन टाइम से करा जा रहा है। ठीक है ना, कि जो भारत के अंदर मार्ग है, जो कच्ची सड़कें हैं, क्योंकि पक्की सड़कें पहले इतनी नहीं हुआ करती थी ना, पहले तो कच्ची सड़कें हुआ करती थी, तो उनका यूज करा जाता था। ठीक है भाई। और आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ भारी मात्रा में सामानों और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पक्की सड़कों और रेल मार्गों का विकास किया गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे भाई आर्थिक विकास होता गया, वैसे ही हमें सड़कों का विकास भी देखने को मिलता है। कच्ची सड़कों से क्या होने लग गई? कच्ची सड़कों से भाई पक्की सड़कें बनने लग गई। ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। कैसे? जैसे जैसे आर्थिक और टेक्नोलॉजी में विकास होता है, वैसे वैसे ही लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए सड़कों का विकास करना स्टार्ट कर दिया। जो जो परेशानी उनको आती थी वो उन्होंने खत्म करना स्टार्ट कर दी। आगे चले। अब आगे देखिए, रज्जू मार्ग, केबल मार्ग और पाइपलाइन जैसे जो साधन के विकास से क्या हो गया है कि जो विशिष्ट सामग्री है उनको विशिष्ट परिस्थितियों में परिवहन की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। कहने का मतलब है कुछ विशिष्ट सामग्रियां होती हैं। विशिष्ट सामग्री का मतलब है जैसे कि तरल पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको बिना किसी बाधा के पहुंचाना हो तो उसके लिए पाइपलाइन सबसे बेस्ट माना जाता है ना। ध्यान रखना है। और ऐसे ही रज्जू मार्ग, केबल मार्ग, और रज्जू मार्ग या केबल मार्ग बात एक ही है। ठीक है ना, रोपवेज कहते हैं इनको। तो जो ये रज्जू मार्ग, केबल मार्ग, इनका भी अपने आप में महत्व है।
तो ये केबल मार्ग जो हो गए, रज्जू मार्ग हो गए, ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर जो है भाई रेल की सेवा नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, जहाँ पर रेल या सड़क की सेवा नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर जो है केबल मार्गों का प्रयोग करा जाता है। अब ये रज्जू मार्ग या केबल मार्ग होता है क्या, आप देखो, है ना, आपने कई बार देखा होगा जब भी आप ऐसी जगह पे घूमने गए हो जहाँ पर बहुत हाइट पर जाना होता है आपको, लेकिन वहाँ पे सड़क वगैरह जाने के लिए नहीं होती है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे केबल मार्ग होते हैं, ऐसे केबल जारी होती है बहुत दूर तक, जहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन होती है। फिर वहां से आप जो है इसके अंदर बैठते हो, इस जैसा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बैठते हो, फिर आप, या आपको जो ये रोप बन रखी है ये वाली आप देख रहे हो, इसके थ्रू आपको पहुंचा दिया जाता है। समझ रहे हो? ऐसे ही पाइपलाइन की बात है भाई, ये पाइपलाइन होती है। ठीक है, इसके अंदर से जो है भाई जितने भी तरल पदार्थ है वो ऐसे चले जाते हैं, तो ये आपकी एक पाइपलाइन हो जाती है। तो यही बात है, तो यहाँ पर यही लिखा है, ध्यान रखना है क्या, कि विशिष्ट सामग्रियों को एक विशिष्ट परिस्थितियों में ले जाना है। तो जब परिवहन की मांग उठ रही है, इन विशिष्ट सामग्रियों को एक ऐसी परिस्थिति चाहिए जहां से ये परिवहन कर सके बिना कोई बैरियर के, तो उसको पूरा करने के लिए ये सब जो है पाइपलाइन और जो आपके रज्जू मार्ग हैं ये बनाए गए हैं, इनका विकास करा गया है। आगे चले, ये तो बता चुका हूँ, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन की, है ना। अभी तो हम स्थल परिवहन की बात करें, तब स्थल मार्ग के अंदर या स्थल परिवहन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन की। ओके, तो सड़क परिवहन की जब बात करता हूँ, तो भारत का जो सड़क जाल है ना भाई, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जाल है। तो पहला किसका है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि भाई पहला नंबर 1 पे जो आता है सड़क जाल दुनिया का, वो किसका आता है? ठीक है ना, दूसरे पे तो भारत है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 62.16 लाख किलोमीटर है। और यहाँ जो प्रति वर्ष है लगभग 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। यानी कि सड़क के द्वारा इंडिया के अंदर जो है जितना भी यात्री है, 100% अगर हम मान लेते हैं, तो उसका 85% सड़कों द्वारा ही अपना परिवहन करता है। ठीक है, और 70% भार का यातायात भी सड़क द्वारा ही होता है। 100% भार जो है, यानी जो माल है वो जा रहा होगा कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन पर, उसका 70% जो है वो सड़क द्वारा ही हो रहा है। समझ आ गया? अब बाकी 30% कहाँ हो रहा होगा? कोई जल परिवहन के द्वारा हो रहा होगा, या किसी का वायु परिवहन के द्वारा यातायात हो रहा होगा। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। और छोटी दूरी की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे बेहतर होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है। ठीक है भाई, अगर छोटी दूरी है, कम डिस्टेंस है, तो वहां पर जो है सड़क परिवहन सबसे बेस्ट माना जाता है। क्या छोटी दूरियों के लिए भी आप परिवहन वायु परिवहन का यूज थोड़ी करोगे? ध्यान रखना है, बहुत खर्चीला हो जाएगा वो आपके लिए, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं होगा। तो छोटी दूरियों की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे बेस्ट माना जाता है। आगे चले, और जैसे हमको आज़ादी मिलती है, ठीक है, जैसे हमको आज़ादी मिलती है और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है, हम अलग अलग योजना ला रहे होते हैं ताकि देश का विकास हो सके। तो ऐसी एक योजना हम सड़कों के विकास के लिए लेके आए थे, ताकि सड़कों की दशा सुधारी जा सके। कब लेके आए थे भाई? 1961 में लेके आए थे, जो कि एक 20 वर्षीय सड़क योजना थी, है ना। 20 वर्षीय सड़क योजना थी जो कि 1961 में स्टार्ट हुई, 1981 तक चली। ठीक है, ध्यान रखना है। ये 20 वर्षीय सड़क योजना थी जो कि आज़ादी के बाद हमको देखने को मिलती है, जो कि बेसिकली सड़कों की दशा सुधारने के लिए लाई गई थी। इसका एक अन्य नाम भी है, इस 20 वर्षीय सड़क योजना का अन्य नाम भी है। वो क्या है? उसका नाम है बॉम्बे रोड प्लान। क्या? बॉम्बे रोड प्लान। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, लेकिन सड़कों का जो संकेंद्रण है ना, मतलब कि हमें कि भाई ज्यादा सड़क कहाँ देखने को मिलती है, वो केवल नगरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। सड़कों का गैदर होना या ज्यादा सड़कें जहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी, जिसको हम बोलते हैं संकेंद्रण, वो केवल नगरों, जो सिटीज होती हैं, है ना, और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। गांव हो गए और जो बहुत दूर दूर के एरिया होगा, जो बहुत पिछड़े हुए एरिया है, वहां पर सड़कें थी नहीं। सड़कें हैं भी तो वहाँ कच्ची सड़कें हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो गांव और सुदूर क्षेत्रों में सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। अगर हमें दूर के क्षेत्रों में जाना है ना, गांव वगैरह के एरिया में जाना है, तो वहां पे रोड के द्वारा संपर्क है ही नहीं वहां पर। अब ये नहीं तो वहां पर तुम जा नहीं सकते, जाओ, वहां पे सड़कें ही नहीं होंगी ढंग की, वहां पर ऐसे ही
उबड़ खाबड़ जगह होगी, तो गांव या सुदूर का कोई क्षेत्र है तो वहां से संपर्क है ही नहीं सड़कों द्वारा। यहाँ पर ये बात आपको कही जा रही है। आगे चले। अब देखो, निर्माण और रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों का वर्गीकरण किया गया है। क्या बोला मैंने यहाँ पर? निर्माण और रख रखाव कि भाई बनाएगा कौन और उसकी देख रेख कौन करेगा, तो इसी आधार पर ना सड़कों का वर्गीकरण कर दिया गया है। राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में यानी नेशनल हाईवे, राज्य महामार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, उसके बाद प्रमुख जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। इन चार हिस्सों में मैंने क्या कर दिया है, सड़कों को बांट दिया है। किस बेसिस पर? कि भाई इसको बनाएगा कौन, जिसकी रख रखाव कौन करेगा। जैसे कि बात करूं, राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि पूरी कंट्री के लिए है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, यानी कि जो हमारी देश की सरकार होती है। जैसे कि आज के टाइम पे हमारी कौन है? एनडीए है, तो एनडीए राष्ट्रीय महामार्ग की देख रेख करेगी। ऐसे ही राज्य महामार्ग तो जिस स्टेट में होगा वो उस स्टेट की गवर्नमेंट इसको देखेगी, बनवाएगी, रख रखाव करेगी। ऐसे प्रमुख जिला सड़क और ऐसे ही ग्रामीण सड़क। ठीक है भाई, जो जिले के लिए है और ग्रामीण सड़क जो ग्रामीण एरिया के लिए है। समझ आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, हम ये बांटते हैं चार हिस्सों में। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय महामार्ग की। तो जब राष्ट्रीय महामार्ग की बात करेंगे तो बता चुका हूँ, इसका निर्माण और रखरखाव जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी महामार्ग होते हैं, जो राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं, ये काफी राज्यों को जोड़ रहे होते हैं। क्या बोला मैंने? ये राज्यों को जोड़ रहे होते हैं। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, इसका मतलब क्या है? बड़ा महामार्ग होगा और ये दो या दो से ज्यादा राज्यों को जोड़ रही होती है, ध्यान रखना। और इन सड़कों का उपयोग जो होता है वो किस लिए होता है? अंतर्राज्यीय परिवहन। वही जो मैंने आपको बताया कि भाई दो या दो से ज्यादा राज्य जो हैं उसमें परिवहन करने के लिए, तो अंतर्राज्यीय परिवहन का मतलब वही होता है। और सामरिक क्षेत्रों और सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री और सेना के आवागमन के लिए होता है। सामरिक क्षेत्र कौन से होते हैं? सामरिक क्षेत्र क्या होते हैं? जो कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी आप बॉर्डर वाले एरियाज देखते हो, ठीक है, जितने भी सेना वाले एरिया जहाँ पर जब भी जंग छिड़ती है तो वाला एरिया बहुत अफेक्टेड होता है ना भाई, तो ध्यान रखना है। तो यही बोला गया है। तो सामरिक क्षेत्रों तक रक्षा सामग्री पहुंचाना और सेना का आना जाना इसी के द्वारा होता है, तो उसमें इनका उपयोग करा जाता है। ये आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे चले। और ये महामार्ग जो है राज्यों की राजधानियों को, प्रमुख नगरों को, महत्वपूर्ण पत्तनों को, ठीक है, ध्यान रखना है, और रेलवे जंक्शनों को भी जोड़ते हैं। अब मुझे बताओ आप, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रॉस कर जा रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, तो वही बात तो है कि भाई ये जो है राज्यों की राजधानियों को जोड़ रहे हैं, उनके प्रमुख नगरों को जोड़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, है ना, उनको जोड़ रहे हैं, और रेलवे जंक्शनों को जोड़ते हैं। तो ये एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये महामार्ग ये काफी राज्यों में फैले होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय महामार्ग की जो लंबाई है ना, पूरे देश में जितनी भी सड़कें हैं, जो महामार्ग में तो एक सड़क है, आपको पता होना चाहिए, तो पूरे देश में जितनी भी सड़क है उसकी लंबाई का केवल 2% है। क्या बोला मैंने? कि जो आपके नेशनल हाईवेज हैं ये केवल 2% हैं, ये केवल 2% है टोटल सड़क का। जितनी भी टोटल सड़क है, टोटल सड़क का केवल 2% है। लेकिन ये सड़क जो है आपके जो राष्ट्रीय महामार्ग है, ये ट्रांसपोर्ट का, यातायात का 40% भाग का वहन करता है, यानी कि ये 2% जो सड़क आपकी महामार्ग के रूप में है 100%, क्योंकि सड़क तो हमारे इंडिया में 100% है ना, हमारे देश में सड़क तो पूरी 100% है, जिसके अंदर सारी सड़कें आ जा रही हैं, है ना। तो 100% सड़कों में से 2% केवल नेशनल हाईवे के पास जाता है, कि भाई 2% ही जो है नेशनल हाईवे आते हैं लंबाई की अगर बात करते हैं, है ना। तो ये 2% ही जो आपकी सड़क है, इस पर 40%, इस पर 40% का परिवहन होता है। ध्यान रखना, परिवहन अपने आप में पूरा 100% है, परिवहन अपने आप में पूरा 100% है। जितना परिवहन होता है हमारे ठीक है सड़कों के द्वारा, वो अपने आप में 100% है, ठीक है भाई। तो 100% में से 40% अकेला जो आपका महामार्ग के द्वारा होता है, जो कि अपने आप में लंबाई में 2% है केवल।
लेकिन परिवहन कितना हो रहा है, 40% हो रहा है। समझ आ गया। आगे चले। और भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन जो है 1995 में हुआ था, ध्यान रखना, 1995, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू की दृष्टि से, ये कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है भाई। और शॉर्ट फॉर्म में इसको NHAI भी कहते हैं। ये जो भी है आपकी ध्यान रखा, जितने भी महामार्ग होते हैं उसकी क्वालिटी लगभग बार बार चेक करते रहना, उसका रख रखाव करना, ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है NHAI की। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, इंग्लिश में बोले तो NHAI, यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही ये राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था है। मैंने बताया ना कि भाई सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करते रहना है, उसकी रखरखाव करना है, तो उसके लिए एक शीर्ष संस्था है, ध्यान रखना है। अब मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट इन महामार्गों की रक्षा करती है, इनका रखरखाव करती है, तो उनके अंडर काम करने वाली की एक संस्था है ये, जो कि एक शीर्ष संस्था है, महामार्ग के लिए जानी जाती है, NHAI। समझ रहे हो। आगे चले। अब राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना की हम बात कर लेते हैं, जो कि चलाई जा रखी है। पहली एक स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है भाई। उसके बाद है आपकी दूसरी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसको हम नॉर्थ साउथ, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना चलाई गई है। मैंने अपने आपको बता दिया कि महामार्ग का मतलब है अंतर्राज्यीय परिवहन, ठीक है, उनकी राजधानियों, नगरों को जोड़ना, पत्तनों को जोड़ना, यानी कि एक राज्य तक सीमित नहीं है वो। तो राष्ट्रीय महामार्ग की विकास परियोजना चलाई गई है, उसी की हम बात करने वाले हैं। जो सबसे पहली है ना, वह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है भाई। और पहले बता देता हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मिस नहीं कर सकते आप। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है आपकी राष्ट्रीय महामार्ग की, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 से 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल है, ठीक है भाई। तो टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 5,846 किलोमीटर लंबा आपका ये स्वर्णिम चतुर्भुज रहने वाला है। और 4 से 6 लेन है, कितनी, 4 से 6 लेन वाले हैं, यानी 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 4 लेन का मतलब है 2 जाने के लिए ऐसे पट्टियों के बीच में, और ऐसे ही 2 आने के लिए, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। यानी इस साइड से भी जा सकते हैं, इस साइड से भी जा सकते हैं, और आना है तो इधर से आओ। तो ये 4 लेन हो गई। ऐसे अगर 6 लेन की बात करें तो यहाँ पर पट्टी हो गई, ठीक है, ये लेन हो गई, बट गए, तो यहाँ से भी बंदा जाएगा, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, और आने के लिए भी 3 लेन होंगी ऐसे, ठीक है, आ भी सकता है बंदा। तो 3 जाने के लिए, 3 आने के लिए, एक ही हाईवे में। तो 4 से 6 लेन वाले जो हैं ये गलियारे होते हैं। गलियारा है क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो देश के जो विशाल महानगर हैं, ठीक है, मेगा सिटीज, उनको जोड़ता है। क्या, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्या बोला मैंने, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बार इसको, देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है भाई। तो क्या बन गया कि ये, अगर आपको दिख रहा हो पता नहीं, बाकी पेन चेंज कर लेता हूँ, 2 मिनट में ही चेक कर लेता हूँ, लगभग दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो इसलिए इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये देश के 4 मेगा सिटीज यानी महानगरों को जोड़ रहा होता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। समझ आ रहा है, तो ध्यान आपको रखना है। अब ये उत्तर दक्षिण गलियारा वाले बात कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। देखो, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा, सीधे सा मतलब है, उत्तर दक्षिण गलियारे का मतलब क्या है, उत्तर से दक्षिण में कोई जगह जुड़ रही होगी आपस में, है ना। और पूर्व पश्चिम गलियारे की बात, पूर्व पश्चिम गलियारे का मतलब क्या है, पूर्व से कोई पश्चिम में कोई जगह जुड़ रही होगी, है ना। तो देखो भाई, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है ना, इसका पर्पस क्या है, जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जोड़ना, ठीक है भाई। तो उत्तर दक्षिण गलियारे से जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा जा रहा है, और जो कि 4,016 किलोमीटर लंबा मार्ग है ये,
कितना है, 4016 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है। 4016 किलोमीटर लंबा, ठीक है भाई। ये तो है उत्तर से दक्षिण। ऐसे ही पूर्व और पश्चिम की बात करूं तो पूर्व एवं पश्चिम गलियारे का उद्देश्य क्या है, असम में जो सिलचर है आपका, उससे गुजरात का जो पोरबंदर है, उसको 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग से जोड़ना है। तो पूर्व पश्चिम में सिलचर, असम का जो सिलचर है वहां से गुजरात के पोरबंदर को, गुजरात का जो पोरबंदर है उससे जोड़ना है। और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। समझ आएगा, दोनों की लंबाई काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 4016 उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम 3640 किलोमीटर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, एक बार देख लेते हैं। ये आपको स्वर्णिम हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा। तो जाना कहाँ तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूरा ए जगह, ये उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया। ऐसे पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये आपका असम, इधर असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाना है। तो ये आपका पूर्व पश्चिम गलियारा हो जाएगा। आगे चलो, अब हम बात करते हैं राज्य महामार्ग की। किसकी, राज्य महामार्ग की बात कर लेते हैं। अब राज्य महामार्ग की देख रेख आपको पता है कि जो कि स्टेट के द्वारा करा जाएगा, स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा करा जाएगा। तो इसका निर्माण रख रखाव जो है राज्य की सरकार द्वारा किया जाता है। और ये जो सड़कें हैं, ये जो सड़कें हैं, ये राज्य की जो राजधानी है उससे जिला मुख्यालय और मुख्य शहरों को जोड़ती है। तो एक राज्य के अंदर, ठीक है भाई, जो राज्य की राजधानी है उसको मेनली किससे जोड़ना है, जिला मुख्यालय से जोड़ना है, मुख्य शहर है उसको आपस में जोड़ने का काम करती है। राज्य महामार्ग है, ये राज्य को क्रॉस नहीं करेगा, एक राज्य तक ही सीमित ये रहेगा। जो कि राज्य के अंदर जो मेन मेन जगह होती हैं, जहाँ पे ज्यादा यातायात की जरूरत पड़ती है, वहां पर इसको बनाया जाता है, ध्यान रखना। और ये महामार्ग जो है राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय महामार्ग अपनी जगह है, राज्य महामार्ग अपनी जगह है, बट राज्य महामार्ग जो होते हैं वो एट द एंड में राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े होते हैं, ताकि राज्य महामार्ग खत्म हुए तो वहां से जो है एक अगला महामार्ग स्टार्ट हो जाए, जो कि राष्ट्रीय महामार्ग है, जिसके द्वारा वो दूसरी स्टेट में भी जा सके। और उसके आगे वो कितना भी, जहां तक वो महामार्ग जाता है, जहां तक उसको ट्रैवल करना है वो कर सके, है ना भाई, ध्यान रखना। उसके बाद जिला सड़क की बात करूँ, जो कि मेनली डिस्ट्रिक्ट्स के लिए होती है। तो ये सड़कें जो है जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ती है, यानी जिले से जिले तक चलेगी, ये ध्यान रखना है। आगे चले, ग्रामीण सड़कें, ठीक है ना, जो कि देश के जितनी सड़क है देश की, उसका मेजोरिटी हिस्सा जो है इसी ग्रामीण सड़कों में आता है, ध्यान रखना। तो ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, नाम से पता चल रहा है हमको, ऐसी कोई बात नहीं है। और देश की कुल सड़कों की लंबाई का 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों में आता है। जितनी सड़कें हैं पूरे इंडिया के अंदर, उसका 80% केवल ग्रामीण सड़कें हैं। तो 20% जो है कोई आपका महामार्ग में बट गया, स्टेट सॉरी राष्ट्रीय महामार्ग में बट गया, कुछ आपका स्टेट महामार्ग यानी कि स्टेट हाईवे में बट गया, और कुछ आपका जिला सड़कों में बट गया, ध्यान रखना। तो अगर आपको बताना चाहूँ तो सबसे टॉप पर क्या आएगा आपका, अगर लंबाई के मामले में अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो सबसे पहले ग्रामीण सड़कें आएंगी, ठीक है, टॉप पे। उसके बाद जिला सड़कें आएंगी, उसके बाद राज्य महामार्ग आएंगे, उसके बाद आपका जो है राष्ट्रीय महामार्ग आएंगे, ठीक है, लंबाई के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। समझ आ रहा है, 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों में आता है। अब आगे हम बात करते हैं रेल परिवहन की, जो कि स्थल परिवहन का ही पार्ट है। अभी हम स्थल परिवहन ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक हिस्सा जो है सड़क परिवहन का वो कवर कर चुके हैं। तो अगर भारतीय रेल की बात करूं, तो दुनिया के सर्वाधिक लंबे रेल नेटवर्क में से एक है। अगर दुनिया की बात कर रहे हैं और रेल नेटवर्क की बात करें और इंडिया का नाम ना है, ये हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा लंबे रेल नेटवर्क में से एक आता है इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। और भारतीय जो रेल है ना, वो माल और यात्री परिवहन, किसी को व्यापार का सामान पहुंचाना है भाई वही पहुंच जाएगा, किसी यात्री को जाना है, ठीक है, कहीं किसी दूसरी जगह पे, तो वो जा सकता है। और आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देता है। जो हमारा रेलवे है, भारत की जो रेल है, वो हमारी आर्थिक वृद्धि हो गई, है ना, चाहे यात्री या माल पहुंचाना हो, उसमें भी योगदान देता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चले, भारतीय रेल की जो स्थापना है वो 1853 में हुई थी। आपको पता होना चाहिए, 1853 में स्टार्ट हुई थी, जब आपकी पहली रेल चली थी। कहाँ से चली थी, मुंबई से ठाणे चली थी। लगभग 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई थी उस टाइम पे, 1853 के टाइम पे पहली रेल लाइन चली थी।
रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन यहाँ पर बनाई गई थी। और भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 67,956 जो है रेल जाल की लंबाई है इंडिया की। आगे चले। और भारतीय रेल को 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने, 17 टोटल मंडल है। ये आपकी आई थिंक बुक में आपको टेबल भी दे रखी है, ध्यान रखना। तो टोटल 17 मंडलों में विभाजित किया गया है। और भारतीय रेल ने मीटर और नैरो गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किए हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको गेज के बारे में फर्स्ट बुक का जो चैप्टर यही वाला उसमें मैंने बताया था आपको। ठीक है भाई, गेज का मतलब क्या, चौड़ाई, किसकी चौड़ाई, ये वाली जो आप चौड़ाई देख रहे हो, जो रेल लाइन बिछते, जो पटरी बिछती है उसके जो बीच में चौड़ाई रहती है, क्या, उसके उसके बीच की जो चौड़ाई रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, गेज बोल रहे होते हैं। तो जो इंडिया की रेल है ना, वो मीटर और नैरो गेज रेल मार्गों से ब्रॉड गेज में ट्रांसफर हो रही है। क्या बोला मैंने यहाँ पर आपको, जो मीटर लाइन है ना, या जो नैरो नैरो लाइन में जो भारत काम चला रहा था, इसको बदल कर वो ब्रॉड गेज की तरफ हो जा रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए और आपको पता है भारतीय रेल का विकास धीरे धीरे हो रहा है। और इसके अलावा जो वाष्प चालित इंजन थे उसके जगह पे डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। पहले जो है भाई वाष्प चालित इंजन हुआ करते थे, लेकिन उसकी जगह पे अब डीजल और विद्युत इंजनों को लाया गया है। इस कदम से क्या हो गया ना, तो रेलों की गति बढ़ गई है। ठीक है, और उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है, मतलब कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में जो है उनकी क्षमता यानी उनकी एबिलिटी भी बढ़ गई है पहले के मुकाबले। जो पहले वाष्प चालित इंजन थे उसके स्थान पर अब डीजल और विद्युत से चलने वाले इंजन यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन लाए गए हैं, ध्यान रखना है। तो जो वाष्प इंजन है ये कोयले द्वारा चलते थे, है ना भाई, कोयले को डालकर फिर एनर्जी मिलती थी जिसको बोलते हैं वाष्प चालित इंजन। तो इससे ना पोल्यूशन ही बहुत होता था और पर्यावरण को नुकसान ही बहुत होता था। तो इसके जगह पे मैंने बताया आपको, जब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, डीजल से चलने वाले जब इंजन आए हैं, तो इसमें गति तो बड़ी बड़ी, इसमें क्या गति तो बड़ी, और लेकिन एनवायरनमेंट में भी सुधार आपको देखने को मिला, जो कि बता चुका हूँ। और जो अंग्रेज है, आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो है रेल 1853 में आई थी ना, और मुंबई से ठाणे चली थी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने भारत के अंदर रेल क्यों लेके आए, वो अंग्रेज जो है भारत के अंदर रेल क्यों लेके आए, कि वो इंडिया वालों का भला चाहते थे, भाई ऐसा नहीं है, वो इंडिया वालों का भला नहीं चाहते थे। ताकि वो इसलिए रेल बिछा रहे थे, रेल लाइन बिछा रहे थे, ताकि रेल के द्वारा वो भारत के संसाधनों का परिवहन कर सके, भारत के संसाधन का शोषण कर सके। ठीक है ना, वो आए थे तो लुटेरे थे ना वो, इसलिए ध्यान रखना है आपको। तो भारत के संसाधन का शोषण कर सके, इजिली वो परिवहन उसको कर सके, जो यहाँ से जो भी यहाँ से संसाधन है उसको जहाँ उनको ले जाना है वो ले जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए वो रेल बिछा रहे थे भारत के अंदर। आगे चले। और आज़ादी के बाद इन रेल मार्गों का विस्तार बहुत करा गया है अन्य क्षेत्रों में भी, आपको पता है। जो पहले रेल थे वो कहाँ तक सीमित थे, अब आज आपको हर जगह आपको रेल देखने को मिल जाएगी। आप कहीं भी जाना चाहते हैं लगभग आपको रेल लाइनें बिछी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो इंडिया के अंदर जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, वो अधिकतर रेल मार्गों का यूज़ कर रहे होते हैं किसी दूरी पर जाने के लिए जो ज़्यादा दूर है। ठीक है, वायु परिवहन का यूज़ वो नहीं करते हैं। और इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रेलवे आती है वो कोंकण रेलवे का विकास है। किसका, कोंकण रेलवे का विकास है, जो कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट के साथ, ठीक है, मुंबई और मंगलुरु के बीच सीधा संपर्क उपलब्ध कराती है। आगे पूरा कोंकण रेलवे का टॉपिक है, टेंशन मत लो। बस इतना ध्यान रखो, जो कोंकण रेलवे है वो पश्चिमी समुद्री तट पर है। ठीक है, वो मुंबई वाला, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वाला जो जगह है वहीं पर की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखना। जो कि जो कोंकण रेलवे डायरेक्ट मुंबई और मंगलुरु के बीच कॉन्टैक्ट स्थापित करता है। ठीक है, आगे चले तो कोंकण रेलवे की ही बात हमें करनी है। तो कोंकण रेलवे जो है 1998 में यानी 1998 में इसका निर्माण करा गया था। और 760 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है, जो कि महाराष्ट्र का जो रोहा है, जो महाराष्ट्र में एक जगह है रोहा, उसको कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको मुंबई भी दिख जाएगा। ठीक है, मुंबई को मंगलोर से जोड़ रहा है। ठीक है, आपके देखो कोंकण रेलवे का अलग से टॉपिक दे रखा है,
जहाँ पर आपको बोल रखा है कि जो महाराष्ट्र में जो रोहा है उसको कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ रहा है, और एनसीईआरटी में पीछे मैंने आपको दिखाया वहां पर लिखा है मुंबई में, मुंबई को मंगलोर से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करवा रहा है ना। तो उस चीज को टेंशन आपको नहीं लेनी है। जो रोहा है ना ये मेन जगह है जहाँ से जो है ये मंगलोर को जोड़ रहा है। ये आप देखो पूरा कोंकण रेलवे का रूट है, ठीक है। तो मुंबई ये रहा आपका, और यहाँ पर क्या है मंगलोर, क्या है ये आपका मंगलोर है नीचे। तो मुंबई से मंगलोर तक तो जा ही रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। बाकी मेन जो जगह है, मेन रूट जो आप कह सकते हो वो रोहा से स्टार्ट होता है, रोहा से मंगलोर तक, रोहा से मंगलोर तक जाता है, ध्यान रखना, जो कि 760 किलोमीटर लंबा ये रेल मार्ग है, ठीक है, ध्यान रखना 1998 में ये बना था। आगे चले, इसे अभियांत्रिकी का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। अभियांत्रिकी मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार माना जाता है, एक मिरेकल माना जाता है। और ये रेल मार्ग 146 नदियां हो गई, धाराएं हो गई, और 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है, ये 91 सुरंग, ठीक है, उस सुरंगों को पार करता है, 2000 पुलों को, 146 नदियां और धाराओं को ये पार करता है। आगे चले, और इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी, जो कि एमसीक्यू में कई बार आया है, 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। एशिया की सबसे बड़ी सबसे लंबी सुरंग, जो कि जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, वो इसी मार्ग पर पड़ती है, जो कि कोंकण रेलवे यहीं से गुजरता है। तो क्वेश्चन यही आता है कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग कितने किलोमीटर की, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो क्या, और ये भी क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग जो किस मार्ग से होती हुई जाती है या किस मार्ग पर पड़ती है, तो कोंकण रेलवे आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। आगे चले, और ये रह गया बस। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं, मतलब कि जो कोंकण रेलवे वाला हिस्सा है उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों का नाम आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं मेट्रो रेल की, किसकी, मेट्रो रेल की हम बात करते हैं। तो मेट्रो रेल है ना भाई, भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी है। आपको पता है, अगर आपकी सिटी में मेट्रो है तो आपको पता है मेट्रो कितना अच्छा साधन है परिवहन का। जो नगरीय परिवहन होता है ना, सिटी के अंदर जो परिवहन होता है उसके अंदर तो भाई क्रांति ला दी है, मजाक से हटके, ठीक है। जैसे दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर मेट्रो है, आपको पता है, तो काफी आसान हो गया है परिवहन, ठीक है, बहुत शांति से इजीली जो है आप परिवहन कर सकते हो, है ना। आपने काफी देखा भी होगा कि दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, ये काफी फेमस है ये वाली लाइन, ठीक है। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो मेट्रो रेल एक काफी क्रांति लेके आई है नगरीय परिवहन के अंदर, और मेट्रो रेल के चलने से नगरीय क्षेत्र के वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिली है। क्योंकि मेट्रो नहीं है तो बाकी लोग क्या करेंगे, खुद की गाड़ियां बाइक ले जाएंगे, परिवहन करेंगे। लेकिन मेट्रो कहने से क्या हुआ है ना, तो बहुत लोगों ने क्या करा, मेट्रो ज्यादा प्रेफर करते हैं वो अपने पर्सनल कोई व्हीकल यूज करने के मुकाबले। तो इस वजह से क्या हो गया ना, मेट्रो रेल के चलने से जो नगरीय क्षेत्र का वायु प्रदूषण है वो भी कंट्रोल में किया गया। ये नहीं कि पूरे कंट्रोल हो गया, नहीं भाई, लोग अभी भी नहीं मानते, तो करने में मदद मिली है। आगे चले, हम बात करते हैं जल परिवहन की, वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है वाटर ट्रांसपोर्ट एक ऐसा जिसके हमें रख रखाव नहीं करना पड़ता है, जिसका हमें रख रखाव नहीं करना पड़ता जितना हमें स्थल परिवहन का रख रखाव करना पड़ता है। तो भारत में जलमार्ग जो है ना, यात्री और माल वहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विद्या मानी जाती है। यात्री के लिए भी और माल भी ले जाना है, और अधिकतर जो है माल वहन के लिए इसको यूज करा जाता है। कैसे, दूसरे देशों में, दूसरे देशों से व्यापार करना है, दूसरे देशों से व्यापार करना है तो उसमें जो है जलमार्ग का यूज करा जाता है। जलमार्ग एक सस्ता, वायु परिवहन के मुकाबले सस्ता साधन होता है माल का वहन करने के लिए दूसरे कंट्री के अंदर। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जल मार्ग है जिसका यूज करा जाता है परिवहन के लिए, आगे आपको बताऊंगा मैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना अंतरस्थलीय जल मार्ग और महासागरीय जल मार्ग। तो अंतरस्थलीय जो क्या है वो देश के अंदर का जल मार्ग है, और महासागरीय जल मार्ग ताकि ताकि देश के बाहर अगर व्यापार करना है तो इजीली हो जाए। समझ आ गया। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, और भारी और स्थूल सामग्री, भारी मतलब और स्थूल मतलब वही बहुत जिसका वेट बहुत ज्यादा है,
उसके परिवहन के लिए एक सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त माना जाता है। और ये ईंधन दक्ष पारिस्थितिकी अनुकूलन परिवहन प्रणाली है, मतलब कि इससे पारिस्थितिकी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, पारिस्थितिकी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता नहीं है इससे, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं होता है। और ये एक ईंधन दक्ष प्रणाली है। बाकी अगर आप बात कर लो वायु परिवहन के, स्थल परिवहन की, उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है। यहाँ से परिवहन करने में ऊर्जा भी कम लगती है, यानी कि ईंधन भी कम लगता है, इसलिए बोला जा रहा है कि ये ईंधन दक्ष है और पारिस्थितिकी अनुकूलन परिवहन प्रणाली है। ध्यान रखना है। आगे चलें। जल परिवहन को हम दो हिस्सों में रख सकते हैं, एक अंतरस्थलीय जलमार्ग और एक महासागरीय जलमार्ग। अंतरस्थलीय जलमार्ग की बात करूं तो जब ऐसी अब बात करूं मैं, जब रेल मार्ग नहीं थे, है ना, जब रेल मार्ग नहीं थे भाई, तो जल मार्ग का यूज होगा, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। तो जब रेल मार्ग नहीं थे तब जल मार्ग का ही अधिक इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे रेल और सड़क परिवहन आए, जैसे रेल और सड़क परिवहन आए, उनको बहुत जल मार्ग को बहुत कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ा, यानी कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा जल मार्ग को। ठीक है। और अंतस्थलीय जल मार्ग जो है, इसके अंदर नहर वगैरह जितने भी हैं पसच जल जो होता है, उसमें ये अंतस्थलीय जल मार्ग में वो आ जाएंगे। ठीक है। तो नदियों के जल को सिंचाई के लिए बांट देने के कारण इनके मार्गों के अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं रहे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऐसे जल मार्ग है जो कि देश के अंदर के हैं, यानी कि अंतरस्थलीय जल मार्ग है, जो कि अंदर के स्थल के लिए जल मार्ग, देश के अंदर जो जल मार्ग है उससे जो परिवहन होता है ना। अब नाव चलेगी परिवहन के अंदर, तैरोगे थोड़ी तुम, और तैरोगे भी तो कितना तैर लोगे। तो वही बात है। लेकिन हुआ क्या है, जो देश के अंदर की नदियां जिससे परिवहन हो सके, अब वो नौ संचालन योग्य रही नहीं है। अब वो नौ संचालन योग्य रही नहीं है, मतलब नाव उसमें चलाना योग्य रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो नदियों का जल है उसको सिंचाई के लिए बांट दिया गया है। इस वजह से जो इनके अधिकांश मार्ग हैं उसमें नौ संचालन हो ही नहीं पा रहा है। और बाकी वर्तमान में 14,500 यानी 14,500 किलोमीटर लंबा जो जलमार्ग है वो नौकायान के लिए अवेलेबल है, यानी कि नाव चला सकते हैं उस पर, मतलब कि नाव के द्वारा परिवहन कर सकते हैं, जो देश के परिवहन में लगभग 1% का योगदान देता है। बताओ, ओनली 1% कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, जो कि देता ही ये वाला परिवहन। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। और देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और नियमन हेतु या नियमन के लिए 1986 में अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। नाम आपको याद रखना है, टॉपिक सही है, अंतरस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी अथॉरिटी बनाई गई थी, ताकि जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग है उनका विकास कर सके, जहाँ पे जरूरत हो उनकी रक्षा कर सके, अनुरक्षण कर सके और नियमन कर सके, मतलब कि व्यवस्था बना सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये बनाया गया था 1986 में। सरकार द्वारा घोषित किए गए कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग आप देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि गवर्नमेंट ने घोषित कर रखे हैं। ये राष्ट्रीय जलमार्ग है हमारे इंडिया के। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ये क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग हमारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको पहला मैं बात करूं, जो कि इलाहाबाद हल्दिया विस्तार, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ठीक है, जो कि कितना है, 1620 किलोमीटर लंबा है। ऐसे दूसरा है सदिया धुबरी विस्तार, यानी सदिया से धुबरी तक जाता है, जो कि 891 किलोमीटर लंबा, ये क्या है, जलमार्ग है। ऐसे तीसरा कोट्टापुरम कोलम विस्तार इसका है, जो कि 168 किलोमीटर तक है ना। एग्जाम में क्या आता है, ये आता है नहीं, एग्जाम में पूछता है ये वाला कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछता है। तो आपको लिखना है इलाहाबाद हल्दिया विस्तार, ऐसे जो भी पूछे आपको ये बताना है। इसलिए और आगे बात करूं, राष्ट्रीय जलमार्ग जो फोर्थ है आपका, वो काकीनाडा तथा पद्दुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन नहर का विकास के साथ साथ जो है गोदावरी कृष्णा नदी तक जाता है, विस्तार है राष्ट्रीय जलमार्ग का। इन नहर के साथ साथ गोदावरी कृष्णा तक जा रहा है ये, जो कि 1078 किलोमीटर है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 5, ठीक है ना, ये राजमा जो लिखा है, ये वर्ल्ड राजमा नहीं है, राष्ट्रीय जलमार्ग, ये फुल फॉर्म लिखी, शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, ये माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, और चैनल मतलब सुरंग होता है, ठीक है, ब्राह्मणी नदी, पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक फैला हुआ, जो कि 588 किलोमीटर
ये लंबा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं तो भी बुक लेके बैठो सामने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, पहले जलमार्ग की बात कर लो। यहाँ पर इसकी विशिष्टता क्या है? जो इलाहाबाद हल्दिया विस्तार वाला है एक राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है अपना, इसका फायदा क्या है या कह लो उसकी विशेषता क्या है? तो ये भारत के सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जलमार्गों में से एक है, जो कि यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायान योग्य है। मतलब कि यहाँ पर नाव चल सकती, नौकायान योग्य है ये वाला विस्तार, मतलब ये वाला जो जलमार्ग जो है। और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विभाजित है। मतलब कि जो आपका फर्स्ट राजमार्ग है, फिर जलमार्ग है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। हल्दिया फरक्का, जो कि 560 किलोमीटर तक जा रहा है, इसी के 3 हिस्से कर दिए, इसी के 3 हिस्से कर दिए, ध्यान रखना है। उसके बाद फरक्का से पटना तक, उसके बाद पटना से इलाहाबाद तक, जो कि 600 किलोमीटर है। ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन में आ सकता है कि जलमार्ग किस राष्ट्रीय जलमार्ग को 3 हिस्सों में विभाजित कर रखा है। तो आपका आंसर होना चाहिए इलाहाबाद हल्दिया विस्तार। या आपको बहुत मैं चीख चीख कर बहुत प्यार से बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है, आगे चलें। सदिया धुबरी विस्तार 891 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक ये जाता है, जो ये भी नौकायान योग्य है, और जिसका भारत और बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो सदिया धुबरी विस्तार है, बता दिया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा है भाई, डिब्रूगढ़ तक जाता है, नौकायान योग्य है। अब इसका जो पानी है वो भारत और बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, यानी साझेदारी है। समझ आ रहा है? ऐसे कोट्टापुरम कोलम विस्तार है, इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर, जो कि 160 किलोमीटर लंबी है, उसके साथ साथ चंपाकारा, जो कि 14 किलोमीटर, तथा उद्योग मंडल 23 किलोमीटर नहरें आती हैं। तो कोट्टापुरम कोलम विस्तार के अंदर भाई कितनी नहरें आती हैं? 3 नहरें आती है, पश्चिमी तट नहर, चंपाकारा और उद्योग मंडल, ये 3 नहरें आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बाकी दोनों को तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो ये जो है आपके राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि सरकार ने घोषित कर रखे हैं। आगे चले। केरल का पतझ जल, क्या जिसको कडल भी बोलते हैं, एक अंतरस्थलीय जलमार्ग में अपना एक विशिष्ट महत्व है। देखो, मैंने बता चुका हूँ आपको कि अंतरस्थलीय जलमार्ग के अंदर आपका जो है सारी नहरें आ जाती हैं, पतझ जल आ जाती है, सारी नदियां आ जाती है जो देश के अंदर है। समझ आ गया आपको? तो केरल के अंदर एक पतझ जल है, पतझ जल को कडल भी बोलते हैं। पतझ जल क्या है भाई? मान लो ये क्या है, केरल की बाउंड्री या सीमा है ये, है ना? तो यहाँ पे समुद्र भी आपको पता है, समुद्र भी है। तो समुद्र का पानी जो है ना केरल की बाउंड्री पर आ गया है, केरल की सीमा के अंदर आ गया, पानी आ गया, ठीक है, एंटर कर गया। अब पानी अंदर एंटर तो कर गया, और जिस जगह से एंटर करा था वो जगह अब यहाँ पर अब मिट्टी के द्वारा भर गई है, और ये पानी यहीं पर ही जमा रह गया, ये पानी यहीं पर ही जमा रह गया उसकी सीमा पर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पतझ जल बोलेंगे। अब यहाँ पर जो पतझ जल है ये केरल का, ये पर्यटकों को भी आकर्षित करता है अपनी तरफ, ध्यान रखना, बहुत फेमस है। जो जो बातें लिख रहा हूँ ना ये आपको नोट कर लो, कि जो पतझ जल है, पतझ जल है केरल का, इसके बहुत फायदे हैं। क्या? ये पर्यटकों को आकर्षित करता है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो होती है क्या? नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ यहाँ पर होती है, नेहरू ट्रॉफी। ये आपने 11th में ही पढ़ रखा है, नेहरू ट्रॉफी वाला। नेहरू ट्रॉफी दौड़ लिख देता हूँ बस, ठीक है। दौड़ यहाँ पर होती है, जो कि नौकायान की मदद से होती है, ध्यान रखना, नाव लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। नाव दौड़ हो गई। ये आपको ध्यान रखना, दो चीजें आपको बताई मैंने, पर्यटकों को आकर्षित करती है नेहरू और नेहरू ट्रॉफी दौड़, जो नौकायान दौड़ है यहाँ पर होती है। ये दो चीजें इसकी बहुत खासियत, इसको खास बना देती हैं केरल के पतझ जल को, अपने आप में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे परिवहन भी हो जाता है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जो बता चुका हूँ। और यहाँ की प्रसिद्ध जो है ये दौड़ होती है, और इसी पतझ जल में आयोजित की जाती है। यानी कि जो ये पतझ जल आपको बताया मैंने, पतझ जल क्या होता है, जिसको कडल भी बोलते हैं, इसी में ये आयोजित करी जाती है। आगे चलें। अब हम बात करते हैं महासागरीय जलमार्ग की। तो भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है ना? आपको ये भी देखने को मिल जाता है, 7,516 पॉइंट कुछ दे रखा होता है ना, तो उसको आप 17 ही मान लो, है ना? तो 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है अपने पास, है ना? और इसके अंदर 12 प्रमुख पत्तन है और 200 गौण पत्तन है। ये पत्तन के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, बट कोई बात नहीं,
12 प्रमुख पत्तन है, जैसे कि आपका मुंबई पत्तन है, ठीक है, कोच्चिन है, ठीक है, मंगलुरु, ऐसे बहुत सारे जो है आपके पत्तन है। ये मेन पत्तन है जिससे अधिकतर व्यापार होता है भारत के बाहर। भारत का व्यापार भारत के बाहर से जो दूसरे देशों से होता है, इन्हीं पत्तनों से। और 200 गौण पत्तन है। गौण पत्तन वो होता है जिनका यूज कम होता है, जो कि ना के बराबर यूज में है, जिनका कह लो भाई इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस कम है, इसलिए गौण पत्तन बोला जा रहा है। इन मार्गों का संरचनात्मक आधार प्रदान करता है, यानी कि जो महासागरीय जलमार्ग है आपका, इन पत्तनों गौण पत्तन यहाँ पर होते हैं तट पर, और इसके द्वारा जो है महासागरीय जलमार्ग का प्रयोग करा जाता है। और भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था है और उसके अंदर महासागरीय जलमार्ग की बात आ जाए तो इसका अपने आप में ही एक क्या है, ओरा है। ओरा मतलब क्या, एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट भूमिका है, ध्यान रखना है। आगे चले। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% और मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा ही होता है। मैंने आपको बताया महासागरीय जल मार्ग होता है क्या है भाई, दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए, यानी विदेशी व्यापार करने के लिए। तो भारत में भार के अकॉर्डिंग 95% इसी के द्वारा हो रहा है। और अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो 70% विदेशी व्यापार इससे हो रहा है, बाकी बचा हुआ वायु से हो रहा होगा, ध्यान रखना है। और वायु परिवहन में होता क्या है, बेसिकली आपको पता है, जो भी ऐसी वस्तुएं जो कि भाई जल्दी नष्ट हो जाती हैं, मतलब जल्दी गायब हो जाती है, जैसे कपूर होता है ना, पिघल जाता है जल्दी, गायब हो जाता है, तो ऐसे कोई वस्तु है जो जल्दी नष्ट हो जाती है, नाशवान वस्तु है, तो उसको वायु परिवहन, वो वायु परिवहन के द्वारा ही उसका विदेशी व्यापार होता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश की मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है ना भाई। आपको पता है अंडमान निकोबार द्वीप है और लक्षद्वीप है अपना, तो इनके पास जाने के लिए भी जो है इन्हीं महामार्गों, सॉरी इन्हीं जल मार्गों का यूज होता है, ठीक है, जल मार्गों का यूज होता है, महामार्ग अलग चीज है। आगे चले, अब हम बात करते हैं वायु परिवहन की। क्या वायु परिवहन की बात कर लेते हैं। तो देखो, तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1911 में ही हो गई थी, आपको पता होना चाहिए। जो और हुई कहाँ से कहाँ तक थी, इलाहाबाद से नैनी तक। इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर की दूरी थी। इसमें वायु इसके लिए क्या वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। तो वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हो गई थी, इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर लंबी दूरी के लिए हुई थी, और वायु डाक प्रचालन संपन्न किया गया था। ठीक है, मतलब जा सकते हो यहाँ से यहाँ तक वायु परिवहन स्टार्ट हुआ था। और वायु परिवहन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का तीव्रतम साधन है, और इसने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है ना भाई। यात्रा, आपको पता है दूरी को हम एक तो डिस्टेंस में मापते हैं, एक समय में मापते हैं कि कितना टाइम लगेगा। आपने लोगों के मुंह से सुना होगा यार बहुत टाइम लगेगा वहां पे जाने में, तो उन्होंने दूरी को किससे माप दिया, समय से माप दिया। तो जैसे ही वायु परिवहन आया तो इसने यात्रा समय को घटाकर क्या कर दिया, दूरियों को कम कर दिया। दूरी तो उतनी ही है बट समय घटा दिया ना, तो दूरियों को कम इसलिए कर दिया इसने, समझ रहे हो, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, क्योंकि तीव्रतम साधन है। भारत जैसे विस्तृत देश की बात करूं तो वायु परिवहन बहुत ही आवश्यक है भाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर दूरियां बहुत लंबी भी हैं, पास तो ही दूरियां बहुत लंबी लंबी भी हैं। और भूभाग और जलवायु भी दशा अत्यंत विविधतापूर्ण है, मतलब देश के अंदर आपको हर जगह सेम जलवायु देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जलवायु दशाएं भी अलग अलग हैं। भूभाग भी हर जगह सेम नहीं है, कहीं मैदान है तो कहीं उबड़ खाबड़ यानी प्लेटूज हैं, कहीं पहाड़ है, तो ये सब अलग अलग है। तो ऐसे में वायु परिवहन की आवश्यकता भारत के अंदर जरूर पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसका वास्तविक विकास जो है वो देश की आज़ादी के बाद ही हुआ है, स्वतंत्रता के बाद ही हुआ है, उससे पहले तो ऐसे ही था, ध्यान रखना है। और वायु परिवहन एक की कमी ये क्या है कि ये काफ़ी महंगा है। मैंने पहले बता दिया था स्टार्टिंग में इंट्रो में ही कि वायु परिवहन है तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये काफ़ी महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता इसको। आगे चले, वायु प्राधिकरण यानी कि एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत जो है भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात और वैमानिकी संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछे भाई कि वायु परिवहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, तो यही प्राधिकरण यानी यही अथॉरिटी लेती है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेती है। वायु क्षेत्र में सुरक्षित और सक्षम वायु परिवहन हो जाए, है ना। और वैमानिकी संचार, वैमानिकी संचार समझते हो ना, विमान में बैठने के बाद जो संचार चाहिए होता है ना। आपने सुना होगा भाई कि कई बार जब हाईजैक वगैरह हो जाते हैं तो वो जो बात कर रहे होते हैं वो किससे कर रहे होते हैं, मेन जो अपना हेडक्वार्टर होता है जहाँ पर बात करनी होती है पायलट्स को, तो उस चीज उसको हम संचार, उस संचार को हम क्या बोल रहे हैं, वैमानिकी संचार बोल रहे हैं। तो ये सब सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है उत्तरदायी होती है आपकी वायु प्राधिकरण, जिसका नाम है एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये एक बस ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में कई बार आया है
पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है। क्वेश्चन आता है कि भाई पर्वतीय क्षेत्रों में वायु सेवा या वायु परिवहन सेवा का नाम क्या है? तो भाई पवन हंस आपको पता होना चाहिए। क्या? पवन हंस। ठीक है। तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में सेवारत है और उत्तर पूर्वी सेक्टर में व्यापक रूप से पर्यटकों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। उत्तर पूर्वी जगह जो है इंडिया की, वहां पर हो गया आपका, यहाँ पर यूज में लाई जाती है पवन हंस। आगे चले। अगला जो अपना टॉपिक है वो है तेल एवं गैस पाइपलाइन। तेल और गैस पाइपलाइन, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पाइपलाइन मैंने आपको बता चुका हूँ, ये एक जो तरल पदार्थों को लंबी दूरियों तक ले जाने का एक साधन है, परिवहन परिवहन का साधन है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही सुविधाजनक है। एक बार पाइपलाइन बिछाने में खर्चा आ सकता है, उसके बाद जो है आपको कोई टेंशन नहीं देता है ना, ध्यान रखना है। ना कोई प्रदूषण ना कुछ, बड़े तरीके से तरल पदार्थों को सुविधाजनक तरीके से पहुंचाया जा सकता है जहां उनको पहुंचाना है। तो क्या एक सुविधाजनक और एक सक्षम परिवहन प्रणाली है जो कि तरल पदार्थ को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए होता है। और यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जाता है ना भाई। अभी इन पाइपलाइनों के जरिए ही जबकि ठोस पदार्थ है उनको भी थोड़ा लिक्विड में बदलकर या घोल में या गारे में बदलकर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, परिवहित कर दिया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और उनका परिवहन में संलग्न है। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है किसके अंडर में आती है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन ये स्थापित करी गई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण यानी मंगाना, उसका उत्पादन करना, उसको देख रेख करना, उसका परिवहन में संलग्न है ये। और इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित कर दिया गया था, किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। आगे चले। एशिया की पहली जो है 1157 किलोमीटर लंबी देश पारिये पाइपलाइन जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? असम के नहर कटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक जाती है, जिसका निर्माण IOL ने ही किया था। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर ये लंबी देश पारिये पाइपलाइन है जो देश के मतलब एंड को जोड़ रही है एक तरह से। असम के नहर कटिया तेल क्षेत्र से बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक ये जा रही है ना भाई। तो देश पारिये पाइपलाइन है ये। आगे चले। और इसे 1996 में और आगे कानपुर तक विस्तारित किया गया। और उसके बाद आगे देखो, गेल लिमिटेड की स्थापना 1984 में हुई थी। ये प्राकृतिक गैस के परिवहन, प्रसंस्करण और उसके आर्थिक उपयोग के लिए उसका विपणन करने के लिए की गई थी। ठीक है, जो गेल है ना, गेल इंडिया 1984 में इसकी स्थापना करी गई। तो ये इसकी जिम्मेदारी क्या थी भाई? प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है, जो CNG है, उसके परिवहन करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है और उसको उसके आर्थिक उपयोग के लिए उसका विपणन करना, उसको बेचने के लिए भी यही जिम्मेदारी इसको दी गई थी। ठीक है, गेल लिमिटेड को। समझ आ रहा है भाई क्या है जो को मैंने बता दिया है। आगे हम बात करते हैं संचार जाल की। क्या? संचार जाल यानी कम्युनिकेशन वेब की एक तरह से। देखो, तो आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होता है? अपनी बातों को दूसरे पर्सन तक पहुंचाने यानी कि अपनी वार्तालाप करना, उसके बहुत जरिए होते हैं। तो मानव ने प्राचीन काल से संचार के विभिन्न माध्यम विकसित किए हैं। आरंभिक समय में ढोल या पेड़ के खोखले तने को बजाकर या आग धुएं के संकेत से या तीव्र धावकों की सहायता से, मतलब जो फटाफट एक इंसान के रूप में भागकर संदेश पहुंचाए जाते थे। उस समय घोड़े, ऊंट, कुत्ते, पक्षी और अन्य पशुओं को भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयोग करा जाता था। इसमें कोई दोहराई नहीं है, आपको पता है। और डाकघर, तार, प्रिंटिंग प्रेस, दूरभाष उपग्रह की खोज ने संचार में एक क्या बना दिया? एक चढ़ाव दे दिया, मतलब समझ रहे हो ना, एक बूस्ट दे दिया। जैसे डाकघर है ना भाई, तार के जरिए से संचार होता था। प्रिंटिंग प्रेस आने से, मोबाइल आने से, दूरभाष का मतलब क्या? मोबाइल आने से, है ना। उपग्रह की खोज से यानी सैटेलाइट को पहुंचा देते हैं ऑर्बिट में अर्थ की, है ना। फिर वहां से इजिली जो है संचार और अच्छा हो गया है इंटरनेट की सेवा आने से। तो संचार में क्या हो गया? संचार बहुत तीव्र हो गया और आसान हो गया है।
साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास ने क्या करा है, संचार के क्षेत्र में क्रांति लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन भी दिया है। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। अब संचार को हम दो हिस्से में बांटते हैं, एक व्यक्तिक और एक सार्वजनिक। मतलब व्यक्तिक एक तरह से जो लोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं, सार्वजनिक यानी सबके लिए, सब यूज करते हैं उसको एक तरह से। देखो जैसे कि व्यक्तिक के अंदर आपका टेलीफोन आ जाएगा, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट सब आ जाता है ना। लेकिन सार्वजनिक में क्या होता है, रेडियो, टीवी, उपग्रह, समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तक। आप देखो ये बंदा पर्सनल तरीके से यूज कर रहा होता है, ये सब यूज कर रहे होते हैं एक तरह से। टीवी, उपग्रह, सब में सब कुछ आ रहा होता है ना। यानी ये सार्वजनिक है, ये पब्लिक के लिए है, और वो बंदा पर्सनल है। उसकी ईमेल मैं नहीं देखूंगा, उसके फोन में क्या चल रहा है मैं नहीं देखूंगा। तो ये पर्सनल संचार का क्या है, तरीके हैं, और ये सार्वजनिक संचार के तरीके हैं। जैसे कोई शो आ जाता है, न्यूज आ जाती है ना। तो ये सबको पता चलता, ये सबके लिए होती है, जो देखना चाहे वो देख लो। व्यक्तिगत संचार प्रणाली, तो व्यक्तिगत संचार प्रणाली में इंटरनेट सबसे व्यापक और सबसे प्रभावी है, सबसे अधिक आधुनिक भी यही है। नगरीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर जो ईमेल का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए किया जाता है, आपको पता भी है, कुछ किसी को कुछ भेजना है तो ईमेल ही लिखी जाती है प्रॉपर तरीके से। ऐसे व्हाट्सएप से यूज करते हैं, बट अगर किसी को प्रॉपर संदेश भेजना है, प्रॉपर संदेश भेजना है, काम की बात करने, तो लोग ईमेल का ही यूज करते हैं, ध्यान रखना है। सार्वजनिक संचार प्रणाली की बात कर लूं, जिसको हम जन संचार भी कहते हैं, यानी जो जन का संचार है। पहले जैसे रेडियो की बात करूं मैं, सार्वजनिक संचार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम रेडियो की बात कर रहे हैं। तो भारत में रेडियो का प्रसारण जो है 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। देखो भाई यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 1923 में रेडियो जो है, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था इंडिया के अंदर। और रेडियो ने असीमित लोकप्रियता पाई है। आपको पता है टीवी वगैरह आने से पहले भाई रेडियो इतना फेमस था, किसी के पास रेडियो है तो वो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और लोगों ने सामाजिक संस्कृति जीवन में परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, अल्पकाल में ही इसने देश भर में प्रत्येक घर में जगह बना ली थी। ठीक है भाई, मतलब कि बहुत कम टाइम में रेडियो सबके घर में देखने को मिल जाता था टीवी आने से पहले। और बल्कि टीवी आने के बाद भी लोगों के पास रेडियो रहता था, ध्यान रखना है, लोग रखते थे। जो ओल्ड जनरेशन थी ना, वो तो अभी तक रेडियो सुना करती थी। और आगे देखो, सरकार ने 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया। ये भी ध्यान रखना है भाई, गवर्नमेंट ने 1930 में क्या करा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लाया, जिस वजह से ये जो लोकप्रिय संचार है रेडियो, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और 1930 में भाई अंग्रेजों की सरकार थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1936 में, क्योंकि ना भाई रेडियो एक ऐसा माध्यम था जिससे ना आपको कोई समाचार बताना है, लोगों तक जो पहुंचाना पहुंचा सकते थे। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया। तो 1936 में इसको ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया, और जैसे ही आज़ादी हमको मिल जाती है 1957 में इसको आकाशवाणी में तब्दील कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो जो है या आकाशवाणी जो है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित करती थी। मैंने आपको बता दिया है, सूचना हो गई, कोई शिक्षा के रिलेटेड हो गया, कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ पहुंचाना है तो उसको प्रसारित क्या करती थी। और विशेष समाचार बुलेटिनों को भी प्रसारित किया जाता था, है ना। विशेष समाचार बुलेटिन यानी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको प्रसारित करा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीवी की। तो टीवी तो भाई आज के टाइम पे भी फेमस है काफ़ी, आपको पता है, यानी लोकप्रिय है। तो जब टीवी की स्टार्टिंग हुई होगी, जब सोचो कितना क्रेज हुआ होगा इसका, है ना। तो टेलीविजन जो है ना भाई, वो सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने यानी एजुकेट करने में काफी प्रभावी कह सकते हैं साबित हुआ है। जैसे कि आप रेडियो की बात कर लो, ठीक है, रेडियो भी अच्छा शिक्षित करता है, लेकिन जो टीवी है ना भाई, ये आपको क्या है, दिखाते हुए जो चीज प्रोग्राम चल रहा है, और आप सुन भी सकते हो। इसलिए क्या ये दृश्य श्रव्य माध्यम है, जो कि एक पर्सन को शिक्षित करने में काफी अपना योगदान देता है। ठीक है भाई, तो दृश्य श्रव्य माध्यम का मतलब क्या है, इसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। और स्टार्टिंग टाइम पे जो टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक ही सीमित थी, मतलब पूरा आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगी, केवल जो राष्ट्रीय राजधानी है वहीं तक ही सीमित थी। ठीक है, यानी दिल्ली तक। और जहां इसे 1959 में प्रारंभ किया गया था, यानी राष्ट्रीय राजधानी जो वहां पर इसको 1959 में स्टार्ट करा गया था। क्या मतलब ये राजधानी तक ही सीमित रही, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही 1972 का टाइम आता है, उसके बाद इसके कई केंद्र चालू हुए, और फिर इसको अलग अलग जगह पर भी जो है टीवी के जो स्टार्ट है, मतलब अलग अलग जगह पे भी टीवी स्टार्ट हो गए, उनके केंद्र स्टार्ट हो गए, जहां पर लोग हैं जो हैं टीवी देख सकते थे। समझ रहे हो।
आगे चले। सन 1976 में क्या हुआ भाई, टीवी को ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन, जैसे इसको दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई, फिर जितने भी इलाके पिछड़े वगैरह हैं वहां तक भी टीवी को पहुंचा दिया गया। तो इसे दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई और दूरदर्शन में पहचान मिलने के बाद उन्हें देश भर में पिछड़े और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, यानी जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बहुत दूर है, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, वहां तक जो है इसे विस्तारित किया गया दूरदर्शन को। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चले, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है उपग्रह संचार, यानी सैटेलाइट से जो संचार होता है, कम्युनिकेशन होती है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो उपग्रह जो है ना, संचार की स्वयं में एक विद्या है। अगर हम बात करें उपग्रह की, एक सैटेलाइट है जो कि अपने आप में क्या एक विद्या है संचार की, और ये संचार के अन्य साधनों का भी नियमन करता है। मतलब सैटेलाइट है ना, जो बाकी संचार, आप संचार के जितने भी उपकरण देखते हैं जिससे संचार हो पाता है, अपने आप में जो उपग्रह उनका भी नियमन करता है। ठीक है, उपग्रह से प्राप्त चित्रों का मौसम के पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की चौकसी आदि के लिए उपयोग किया जाता है ना। आपने देखा होगा कहीं अभी पाकिस्तान से में लड़ाई हुई थी, है ना, युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे हमने कहाँ कहाँ हमला करा, वो साइट्स हमने किसकी मदद से देख पाए, हम वो सैटेलाइट की मदद से देख पाए। क्योंकि जो सैटेलाइट है वो क्या हमें उस क्षेत्रों के बारे में बता देता है, मतलब हम कुछ किस क्षेत्र के बारे में देखना चाहते हैं तो हम सैटेलाइट की मदद से वो देख सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे सीमा क्षेत्र हैं, बाउंड्रीज है हमारे कंट्री की, वहां पे चौकसी के लिए भी सैटेलाइट का प्रयोग करा जाता है, क्योंकि वहां से इमेज मिल जाती है, चित्र मिल जाते हैं। और ऐसे मौसम का पता चल जाता है, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी भी जो है उपग्रह से ही होती है, सैटेलाइट से होती है। ध्यान रखना, अगर आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा है यही सेम चैप्टर, तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि इंडिया का सैटेलाइट में क्या योगदान है, इंडिया ने कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और बाकी आ, संचार के जितने भी अन्य साधन है उसको भी नियमन करने का काम उपग्रह ही करता है, ध्यान रखना है। अब भारत की उपग्रह प्रणाली की बात करूं तो इसको हम दो हिस्सों में रखते हैं, एक इनसैट और एक IRS। ठीक है, INSAT और IRS, तो इनकी फुल फॉर्म क्या है देख लो, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और IRS क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो ये दो जो है बेसिकली भारतीय उपग्रह प्रणाली को चलाते हैं, देखते हैं। ठीक है भाई, इनसैट की बात करूं तो उसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये बहुदेशीय उपग्रह प्रणाली है, दूर संचार करने के लिए भाई काम करती है, जो सैटेलाइट जो स्थापना इसकी हुई थी, ठीक है, जो उपग्रह प्रणाली को देख रेख करती है, और बहुदेशीय उपग्रह प्रणाली है ये, दूर संचार का काम ये कर रही होती है, और मौसम विज्ञान यानी मौसम का पूर्व अनुमान लगाने में भी काफी रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद IRS पे आ जाओ, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। आंकड़ों का अधिग्रहण करना हो जाए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना, उसके लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, IRS मौसम के लिए, दूर संचार करना हो तो उसके लिए भी इनसैट जिम्मेदार है। समझ रहे हो भाई, ध्यान रखना है। ये आपका इनसैट और IRS हो जाएगा, और इसके साथ आपका जो चैप्टर है फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद तो क्या करना है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।